So, good morning, students. Let's get started with a new topic, which is aquatic ecosystem. Now, we have up till now completed our terrestrial ecosystem, and now let's delve into aquatic ecosystem. So, aquatic ecosystem is mainly ecosystem which is related to water. The ecosystem which thrives in water. अब जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है इसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, फ्रेश, मरीन एंड ब्रैकिश. सो व्हाट इज फ्रेश? इफ द सॉल्ट कंटेंट इज लेस देन 5 ppt, अगर सॉल्ट का कंटेंट 5 ppt से कम है, इट इज़ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. मरीन वाले में क्या होगा? Salt content will be equal to or above the sea water, that is either it will be 35 ppt or above. But if the salt content lies between 5 to 35 ppt, it will called as brackish water. Brackish water mainly वहाँ होगा जहाँ पे आपका फ्रेश वाटर और मरीन वाटर एक जगह पे आके मिल रहे होंगे. सपोज चिल्का लेक is an example. Now next thing is aquatic organisms. So aquatic organisms को अगर हम क्लासीफाई करें तो हम उसे क्लासीफाई कर सकते हैं एक तो जोन के बेसिस पे कि किस जोन में वो अकर करते हैं और उनका एबिलिटी टू क्रॉस इन दैट जोन. एक तो जोन, दूसरा एबिलिटी टू क्रॉस. अब ऑर्गेनिजम्स में आपके फ्लोरा और फौना दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम में ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. अगर क्लासिफाई किया जाए इनको ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ फॉर्म या लोकेशन के बेसिस पे अगर हम इसे करें, सो सबसे पहला कैटेगरी में आता है न्यूस्टन. व्हाट आर न्यूस्टन्स? मेनली फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं. ये अनअटैच्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एयर वाटर इंटरफेस में रहते हैं, जहाँ पे एयर और वाटर का इंटरफेस है. सपोज दिस इज द पॉन्ड और समथिंग, और यहाँ पे फ्लोटिंग प्लांट्स हैं. तो ये फ्लोटिंग प्लांट्स क्या है? ये एयर वाला पोर्शन और ये वाटर वाला, इनके इंटरफेस पे यू विल गेट दीज न्यूस्टन. देन कुछ ऑर्गेनिजम्स ज़्यादातर अपना जो टाइम है वो टॉप लेयर पे ही मेनली रहते हैं, वो सच एज वाटर स्ट्राइडर्स. और कुछ जो हैं एयर वाटर सरफेस के नीचे वाले, इस इंटरफेस के नीचे वाले एरिया में स्पेंड करते हैं अपना टाइम, और मोस्टली फूड जो भी है उन्हें अपना सर्वाइवल के लिए उन्हें वाटर से ही मिलता है. इन द सेकेंड कैटेगरी इज पेरीफाइटन. ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये अटैच्ड रहते हैं स्टेम्स से या फिर कह लो लीव्स से. किसकी लीव्स या स्टेम्स से? जो भी रूटेड प्लांट्स या सब्सटेंस हैं. और दे एमर्ज फ्रॉम बॉटम, यानी बॉटम एरिया से एमर्ज करेंगे ये. और मेनली क्या होता है, सेसाइल एल्गी का एग्जांपल ले लो आप. सो ये वाले जो हैं अटैच्ड होंगे, ये वाले अनअटैच्ड होंगे. थर्ड इन दिस कैटेगरी इज प्लैंक्टन. प्लैंक्टन्स में मेनली माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स भी आ जाएंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए, एनिमल्स आ जाएंगे, क्रस्टेशियंस हो गए और प्रोटोजोआन्स हो गए, जू प्लैंक्टन हो गए. मेनली एक्वाटिक इकोसिस्टम में है. लोकोमोटरी पावर जो होती है इनकी, यानी मूवमेंट की पावर लिमिटेड होती है एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो कंट्रोल्ड. फोर्थ इन दिस कैटेगरी इज नेक्टन. सो दिस ग्रुप कंटेन्स एनिमल्स जो कि स्विमर्स होते हैं ये. अब दे आर रिलेटिवली लार्ज एंड पावरफुल. वाई दे आर लार्ज एंड पावरफुल? बिकॉज दे नीड टू ओवरकम दी वाटर करंट. अगर ऐसा नहीं होगा तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. और इनका जो रेंज है वो आपका मेनली 2 mm से लेके ब्लू व्हेल के साइज तक हो सकता है, टू द लार्जेस्ट एनिमल. So up till now we have studied like Neuston, Periphyton, Plankton, Necton, and the last in this category came the fifth category, it is Benthos.
Now benthos are the benthic organisms mainly found in the bottom of वाटर मास, मेनली डीप ओशंस में मिलेंगे ये आपको, हाँ, और वेल डेवलप्ड आपको मिल जाएंगे बेंथोस इन aquatic ecosystem. Next thing is the factors. Now factors which limit the productivity of aquatic habitats. So mainly first factor is your sunlight. How much amount of sunlight an organism is getting. So sunlight and oxygen, these are the most important limiting factors in aquatic ecosystem. Other factors are also there like moisture and temperature. They are the main limiting factors. The most important limiting factor are sunlight and oxygen, and moisture and temperature are main limiting factor in terrestrial ecosystem, but in aquatic, sunlight and oxygen. So main is your sunlight and oxygen, and in terrestrial ecosystem it is temperature and moisture. So we talk about the sunlight, then sunlight penetration is very much important. So like sunlight penetration, what will happen if sunlight is penetrating? Then it rapidly diminishes as it passes down the column. Suppose this is the layer. So as we move to the deeper surfaces in the water, sunlight penetration will reduce. और इसकी वजह से क्या होगा कि इसी फॉर्म की वजह से कि बेस्ड ऑन दिस कि सनलाइट कितना पेनिट्रेट कर रहा है और कितना नहीं कर रहा है, जोन्स बनते हैं लाइक फोटिक जोन एंड एफोटिक जोन. फोटिक जोन जो होगा आपका, इसकी वजह से ये वो लेयर होगी जहाँ पे अपर लेयर जो है एक्वाटिक सिस्टम की, और वो अपर लेयर है जहाँ पे सनलाइट रीच कर रही है. सनलाइट के पहुँचने की वजह से फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ विल टेक प्लेस, फोटोसिंथेसिस होगा यहाँ पे. बट जो डेप्थ है इस जोन की वो डिपेंड करेगी ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर, कि पानी कितना साफ़ है. जितना साफ़ पानी होगा उतना ज़्यादा पेनिट्रेशन होगा. सो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक्टिविटी दोनों फोटिक जोन में मिलेंगी आपको. इन्हें फोटिक कह लो या यूफोटिक जोन कह लो. ये मेनली लाइटेड जोन है एंड यूजुअली वेल मिक्स्ड पोर्शन, जहाँ पे लाइट जो है, लाइट का लेवल ज़्यादा होता है और लाइट यहाँ पे रीच करती है. Second is your aphotic zone. This is the region which lies in the lower layers in aquatic ecosystem, where light penetration or plant growth is restricted. Light भी इतनी आसानी से नहीं पहुँचेगी और plant का growth भी नहीं होगा. सिर्फ respiration activity तो हो रही होगी यहाँ पे, but photosynthetic वाली activity नहीं हो रही होगी. तो जो aphotic zone है वो लिटोरल और फोटिक जोन के नीचे होता है, जहाँ पे लाइट का लेवल या तो बहुत कम होगा कि फोटोसिंथेसिस ना हो, या बिल्कुल ही नहीं होगा. रेस्पिरेशन जो है वो हर जोन में होगा, हर डेप्थ में रेस्पिरेशन होगा. बट आप फोटोसिंथेटिक चीज़ें सोचो तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाए. द नेक्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी इज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन. सो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन. सो अगर हम डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन का बात करें तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में उस जगह पे होगी वेयर इट्स कंसंट्रेशन वेरीज कॉन्स्टेंटली. फ्रेश वाटर में अगर हम देखें एवरेज कंसंट्रेशन डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन का, तो इट विल बी 0.0010%, और यू कैन से लाइक 10 parts per million by weight, which is 150 times lower than the concentration of oxygen in air, like in volume of air. तो ऑक्सीजन एंटर कैसे करता है एक्वाटिक इकोसिस्टम में? सो वही एयर वाटर के इंटरफेस, जहाँ पे दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, उस जगह से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है. डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन जो है ये वाटर में से एस्केप भी हो जाता है एयर वाटर इंटरफेस से और रेस्पिरेशन के थ्रू. जो अमाउंट है डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन का जो रिटेन रह जाता है, वाटर में रह जाता है, ये किससे इन्फ्लुएंस होता है? ये टेम्परेचर से भी इन्फ्लुएंस होता है. ऑक्सीजन जो है वो लेस सॉल्यूबल है वार्म वाटर में, और वार्म वाटर जो है डिकम्पोजिंग एक्टिविटीज़ को भी इंक्रीज़ कर देता है. और अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है वाटर बॉडी का, तो जो रेट ऑफ ऑक्सीजन है, जो डिप्लीशन है, वो भी बढ़ जाएगा. जब डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन लेवल 3 to 5 पर पार्ट्स अगर
कम हो रहा है, पार्ट्स पर मिलियन नीचे जा रहा है, तो कई aquatic organisms जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. If we talk about the other limiting factors, then it is transparency. अगर ट्रांसपेरेंसी जो है काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट करता है लाइट के पेनिट्रेशन को. जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, जैसे क्ले है, सिल्ट है, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, ये कहीं ना कहीं वाटर को टर्बिड बनाते हैं, थोड़ा सा मडी, ऐसा कि पेनिट्रेशन या ट्रांसपेरेंसी उतना ज़्यादा नहीं होगा. तो उसकी वजह से अगर ट्रांसपेरेंसी कम है तो लाइट एंटर नहीं कर पाएगा. लाइट एंटर नहीं कर पाएगा तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी अफेक्ट होंगी. सिमिलर द फोर्थ केस इज़ योर टेम्परेचर. अगर वाटर का टेम्परेचर रैपिडली चेंज नहीं हो रहा है एज़ कम्पेयर टू जो टेम्परेचर एयर का चेंज हो रहा है, और ऐसा होता भी नहीं है. रीज़न क्या है? वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है. तो वाटर का जो है, अगर हम कंपेयर करें लैंड को और वाटर को, तो कंपैरेटिवली लैंड जो है वो ज़्यादा तेज़ी से गर्म होती है और उतनी ही तेज़ी से ठंडी हो जाती है. बट वाटर क्या है, इट टेक्स टाइम टू वार्म अप एंड इट एट द सेम टाइम इट टेक्स टाइम टू गेट कूल्ड ऑफ एज वेल. ऐसा क्यों? क्योंकि इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होता है वो ज़्यादा होता है. सो वो लार्जर अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है वाटर. तो काफ़ी ज़्यादा हीट वो एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद जो टेम्परेचर है वाटर का वो राइज होगा. सो वाटर का जो टेम्परेचर है आर लेस सब्जेक्ट्स टू चेंज, कि उसमें चेंज ज़्यादा देखने को मिलता नहीं है. तो aquatic ऑर्गेनिजम्स के पास एक नैरो जोन होता है जिसमें वो सर्वाइव कर सकते हैं. अगर इस जोन में फ्लक्चुएशन होगा तो उनके सर्वाइवल के उसमें भी क्वेश्चन उठ सकता है कि उनका सर्वाइवल होगा या नहीं होगा. सो अगर स्लाइट चेंज भी हो रहा है वाटर के टेम्परेचर में, तो aquatic एनिमल्स आर इन द ग्रेटर थ्रेट ऑफ देयर एक्सटेंशन, और यू कैन से लाइक दे विल गेट हार्म्ड. अब जो क्लासिफिकेशन हुआ है ये अकॉर्डिंगली हम देखते हैं, बट मेन जो फैक्टर्स हैं वो सनलाइट और ऑक्सीजन है, जिसके बेसिस पे डिसाइड दैट हाउ मच प्रोडक्टिव एन aquatic habitat कैन बी. Now the next topic is our lake ecology. अब lake ecology में क्या है कि इसमें हम 3-4 चीज़ें मेनली पढ़ते हैं, बट बेसिकली क्या है, एनी बॉडी ऑफ स्टैंडिंग वाटर. लेक है क्या? कोई भी ऐसी बॉडी पानी की, वाटर की, जो कि स्टैगनेंट है. जनरली लार्ज इनफ इन एरिया अच्छा खासा बड़ा होना चाहिए, डेप्थ होनी चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स हाइड्रोलॉजी एंड इकोलॉजी. सो इट इज़ मेनली लेक. अब इसमें एक चीज़ आती है विच इज़ कॉल्ड एजिंग ऑफ लेक्स. एजिंग ऑफ लेक्स में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स अगर हैं उसी की तरीके से जो लेक्स हैं वो भी ओरिजिनेट होते हैं कोई ना कोई अपने जियोलॉजिकल प्रोसेस या जियोमॉर्फिक इवेंट्स की वजह से. फिर वो एक टाइम के बाद ग्रो होते हैं, हाँ, और उनकी मॉर्फोलॉजी चेंज होती है, उनके फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होते हैं, एंड इवेंचुअली दे डाई. What will happen? They receive water from the surface runoff. Surface runoff से लेक में पानी आएगा, हाँ, along with some chemical substances, mineral matter. अब धीरे धीरे क्या होगा, जब वाटर सरफेस रन ऑफ से आ रहा है तो उसके साथ साथ कुछ सेडिमेंट्स भी आएंगे, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस भी आएंगे, कुछ मिनरल मैटर भी आएगा, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, लेक की एजिंग होना स्टार्ट हो जाएगी. मींस लेक में मिनरल्स एक्यूमुलेट होने लगेंगे, ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेट होने लगेगा, और ग्रेजुअली लेक जो है वो पूरी तरीके से फिल्ड अप हो जाएगा, पूरी तरीके से भर जाएगा. अब इसमें एक चीज़ है, अगर न्यूट्रिएंट रिच एनरिचमेंट हो रहा है, कि अगर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो रहे हैं लेक में, इसकी वजह से क्या होगा, एल्गी का ग्रोथ होगा. व्हेन एल्गी ग्रो होंगे, दूसरा एक्वाटिक प्लांट्स का ग्रोथ होगा, कई और तरीके के फॉनाज विल ग्रो. हाँ, so both flora and fauna will grow due to nutrient enrichment, and this process is known as eutrophication. हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट हेयर इट इज़ यूट्रोफिकेशन. सिमिलरली जो न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट होता है लेक्स का, अगर ये एक्सेलरेटेड रेट में हो और ये एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स की वजह से हो, यानी ह्यूमन बींग्स की वजह से हो, इस केस में क्या होगा कि किसी ने वेस्ट वाटर डिस्चार्ज कर दिया, एग्रीकल्चरल वेस्ट उसमें डिस्चार्ज कर दिया, तो कॉन्सिक्वेंट जो एजिंग फिनोमेना है वो उसको किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कल्चरल यूट्रोफिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा. वाई? और ये और तेज़ी से होना शुरू हो जाएगा.
इवन अगर हम लेक्स को क्लासिफाई करें तो हम एक तो सैलिनिटी के बेसिस पे कर सकते हैं। तो एक आपका फ्रेश वाटर लेक हो जाएगा, एक मरीन वाटर लेक हो जाएगा, और यू कैन से सलाइन लेक या ब्रैकिश लेक हो जाएगा। वहीं अगर हम न्यूट्रिएंट कंटेंट के बेसिस पे करें तो ओलिगोट्रॉफिक लेक हो जाएगा, जिसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट कम होगा। दूसरा आपका मीज़ोट्रॉफिक हो जाएगा, जिसमें मॉडरेट लेवल का न्यूट्रिएंट कंटेंट होगा। और तीसरा यूट्रॉफिक हो जाएगा, जिसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब यूट्रोफिकेशन हमने पढ़ा, बट यूट्रोफिकेशन के इम्पैक्ट्स हो क्या क्या सकते हैं। अगर यूट्रोफिकेशन हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और उसकी वजह से एल्गल ब्लूम हो रहा है। अगर एल्गल ब्लूम हो रहा है तो सनलाइट का पेनिट्रेशन नहीं हो पाएगा। दूसरा जो गैसेस का डिफ्यूजन है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है रिक्वायर होती है रेस्पिरेटरी प्रोसेस के लिए इवन एनिमल्स को भी जो पानी में रह रहे हैं। और वो रिप्लेनिश किसके थ्रू होती है, डिफ्यूजन के थ्रू और फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्रीन प्लांट्स में। अगर ऑक्सीजन लेवल जो है पहले से ही किसी लेक में या वाटर बॉडी में कम है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से फ्लोरा या फौना का, और अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं तो वो ऑक्सीजन इनटेक भी और ज़्यादा लेंगे। क्यों? क्योंकि वो डेड एल्गी पे फीड ऑफ करेंगे। अगर एल्गल ब्लूम हो रहा है, एल्गी डाई करेगा। अगर एल्गी की डेथ हो रही है उसके बाद उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फीड कर रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर फीड करेंगे तो व्हाट दे विल डू इन डिकम्पोजिशन प्रोसेस में वो ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे। अगर ऑक्सीजन का लेवल कहीं पे और ज़्यादा ही कम है और वहाँ पे इस तरीके की एक्टिविटी होगी तो एक तो रिड्यूस्ड ऑक्सीजन लेवल पहले से ही है, तो बाकी जो मरीन एनवायरनमेंट में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी सफोकेट करेंगे एंड दे माइट डाई एंड इवन फिशेस। तो एनारोबिक कंडीशन जो है वो प्रमोट कर सकती है बैक्टीरियल ग्रोथ को, जो एक तरीके से टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। और वो टॉक्सिन्स एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, बर्ड्स और मैमल्स के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। और इवेंचुअली क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा या डिटीरियोरेशन होगा एक्वाटिक इकोसिस्टम का, और मोस्टली ऑर्गेनिजम्स की सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। इट ऑफन लीड्स टू चेंज इन एनिमल एंड प्लांट पॉपुलेशन। इन दोनों का पॉपुलेशन में चेंज होना शुरू हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा वाटर की क्वालिटी और हैबिटेट क्वालिटी का। तो कहीं ना कहीं यूट्रोफिकेशन बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। अब हाउ ये होता कैसे, किस तरीके से? तो एक तो नेचुरली जो है डिपोजिशन हो रहा है न्यूट्रिएंट्स का, जैसे डिपोजिशंस आ रहे हैं, सेडिमेंट्स आ रहे हैं, न्यूट्रिएंट फ्लो कर जा रहे हैं आपके सरफेस रन ऑफ की वजह से, या ओवर द सेंचुरी ऑफ टाइम क्या हो रहा है, लेक भरना शुरू हो रही है। दूसरा होता है मैन मेड, ये डेकेड्स में ही होने लगता है। अनट्रीटेड सीवेज या कुछ डिस्चार्जेस हैं या फर्टिलाइज़र्स हैं फार्म फील्ड से, वो हमने वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज कर दिए। अर्बन पॉपुलेशन ग्रो हो रही है कोस्टल एरियाज़ के आसपास, तो उनका जो वेस्ट मटेरियल है वो अगर वाटर बॉडीज़ में जा रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा, ये यूट्रोफिकेशन और ज़्यादा तेज़ी से हो जाएगा। और न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट होने की वजह से ऑल टुगेदर ये सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगी। अब सोर्सेज दो तरीके से हो सकते हैं इसके। सोर्सेज एक हो सकता है पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर सोर्स है, हमें पता है कि न्यूट्रिएंट वेस्ट ट्रैवल कर रहा है डायरेक्टली एक सोर्स से वाटर में, और इजी टू रेगुलेट होते हैं। हमें पता है कहाँ से वेस्ट आ रहा है या जो भी चीज़ें हैं हम इन्हें रेगुलेट कर सकते हैं। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होते हैं ये टू वन इन्फ्लुएंस। बट नॉन पॉइंट सोर्स जो है ये इल डिफाइंड होता है और डिफ्यूज सोर्स होता है, कि हमें ठीक से पता नहीं चल पाएगा कि किस सोर्स से आ रहे हैं ये सारी चीज़ें। अगर इसे हम एक फ्लो चार्ट से समझें तो सपोज़ हमने एग्रीकल्चर रन ऑफ का एग्जांपल ले लिया। मान लो एग्रीकल्चरल रन ऑफ हो रहा है, हाँ, या सीवेज जो है, अनट्रीटेड सीवेज जो है वो वाटर बॉडी में गया। अब ये वाटर बॉडी में जाएगा तो ये एक्वाटिक इकोसिस्टम में पहुंच गया। एक्वाटिक इकोसिस्टम में पहुंचने की वजह से क्या होगा, न्यूट्रिएंट का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेशन या एनरिचमेंट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एल्गल ब्लूम होगा, ग्रोथ ऑफ एल्गी विल बी देयर। एल्गल ब्लूम यानी कि ओवर ग्रोथ हो रही है एल्गी की, उसकी वजह से एल्गल ब्लूम हो रहा है। अब एल्गी क्या करेगा, दे विल कवर एक्वाटिक सरफेस लेयर, जो अपर सरफेस लेयर है उसको कवर कर लेगा। इसकी वजह से क्या होगा, रिड्यूस्ड सनलाइट पेनिट्रेशन, सनलाइट नहीं जा पाएगी उसमें, डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा गैसेस का। तो जितने भी अंडरग्राउंड एक्वाटिक एल्गी हैं
इवन प्लांट्स जो हैं दे विल डाई। फिर क्या होगा, जब ये डाई हो जाएंगे तो इनका बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होगा। ये बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन कौन करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको करने के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन का यूज़ करेंगे और एनॉक्सिया की कंडीशन आ जाएगी, विच मीन्स डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, इट माइट बी पॉसिबल कि जितने भी एक्वाटिक लाइफ है वो मर जाएं बिकॉज ऑफ डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, और उसके बाद पूरा जो एक्वाटिक इकोसिस्टम था वो डिग्रेड हो जाएगा। अब इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं इसके, अगर हम देखें तो पहला इफ़ेक्ट हो सकता है कि इकोसिस्टम में ही चेंज हो जाए, चेंज इन इकोसिस्टम। यूट्रोफिकेशन से क्या होता है, एक डेट्राइटस लेयर बन जाती है पॉन्ड्स में या लेक्स में, और ये सक्सेसिवली शैलो होता जाता है सरफेस वाटर, और इवेंचुअली जो वाटर बॉडी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक मार्शी लैंड में कन्वर्ट हो जाती है, और जिनकी जो प्लांट कम्युनिटी है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं एक्वाटिक एनवायरनमेंट से टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। दूसरा क्या हो सकता है, डिक्रीज्ड बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कम हो सकती है। तो एल्गल ब्लूम की वजह से क्या होगा, सनलाइट पेनिट्रेशन नहीं होगा, सनलाइट पेनिट्रेशन नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, मेनली जो प्लांट्स हैं वो डाई कर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट हो रही है। फिर बैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा, डिकम्पोजिशन होगा, ऑक्सीजन फिर नहीं मिलेगा, तो इवेंचुअली जो बचे हुए ऑर्गेनिजम्स हैं और एक्वाटिक इकोसिस्टम है वो पूरी तरीके से स्टैंड स्टिल हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि न्यू स्पेशीज़ वहाँ पे ग्रो कर जाएं, और इसकी वजह से वहाँ पे इकोसिस्टम में कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, और जो सरवाइव कर पाएंगे वो रह पाएंगे, और जो नहीं सरवाइव कर पाएंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या हो सकता है, टॉक्सिसिटी आ सकती है। कुछ एल्गल ब्लूम्स ऐसे होते हैं कि अगर ये मर जाएं या इन्हें खा लिया जाए, ये डाई और ईटन, तो ये न्यूरो या हेपेटो टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को और इवन ह्यूमंस को भी थ्रेट पोज करते हैं, और इवन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकते हैं। दूसरा, डिज़ोल्व ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। फिश किल्स, लॉस ऑफ डिज़ायरेबल फिश स्पीशीज़, reduction in harvesting, loss of coral reefs, even decrease in water transparency, turbidity बढ़ जाएगी, affects the navigation, कलर जो है मेनली येलो, रेड या ग्रीन कलर में हो जाएगा, स्मेल आने लगेगी पानी में, वाटर ट्रीटमेंट प्रॉब्लम्स होने लगेंगी, बायोमास इंक्रीज़ हो जाएगा, एंड इंक्रीज इन ब्लूम, इंक्रीज इन बायोमास ऑफ बेंथिक एंड एपिफाइटिक एल्गी, अनसूटेबल होगा आपकी मेनली उस एरिया के लिए भी। दूसरा, मिटिगेशन। हम क्या क्या मिटिगेशन मेजर्स ले सकते हैं, तो मिटिगेशन के लिए हम राइपेरियन बफर बना सकते हैं, या ऐसा कर सकते हैं दैट सेडिमेंट्स और जो न्यूट्रिएंट्स हैं डिपॉजिटेड इन बफर जोन्स में डिपॉजिट करें इंस्टेड ऑफ डिपॉजिटिंग इन वाटर। नॉन पॉइंट पोल्यूशन कम करें, नाइट्रोजन टेस्टिंग और मॉडलिंग कर लें, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस को ट्रीट करें पहले उन्हें डिस्चार्ज करने से पहले, ऑर्गेनिक फार्मिंग को यूज़ कर लें, लाइफ स्टॉक डेंसिटी कम कर दें, एफिशिएंसी इम्प्रूव करें, ट्रीटमेंट करें रन ऑफ का स्ट्रीट्स में या ड्रेन्स में जो जा रहा है। इवन कुछ पॉलिसीज़ जैसे एजुकेशन, अवेयरनेस, रिसर्च, रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें भी की जा सकती हैं।